नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10 की 10 यूनिट आपको करवाऊंगी पेपर फर्स्ट की, तो उसी क्रम में मैं आज ये 5वीं यूनिट लेकर आई हूँ आपके सामने। इसमें क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग, हल्का फुल्का मैथ होता है, रीजनिंग तर्क के आधार पर ये हमारी यूनिट रहने वाली है। इसमें हम अंक श्रृंखला को पढ़ेंगे, अक्षर श्रृंखला को पढ़ेंगे, समय व दूरी को पढ़ेंगे, कैलेंडर को पढ़ेंगे और एन प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, वो पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ हम धारा और नाव के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 18 जून को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो भाई मैंने इनके स्क्वायर और क्यूब लिख रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देख लें कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब आती है हमारी लेटर सीरीज। कई बार इनको उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि भाई मिलान करो, या फिर घटा करके, और फिर या फिर जोड़ करके, मतलब कैसे भी पूछ सकता है। तो बस आपको इनका एक तो सीरीज याद होना चाहिए कि भाई कौन सा नंबर कितने, कौन सा जो लेटर है कितने नंबर पर है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूज हो रही है याद करने में, तो आप ई ज्योति के नाम से याद कर ले, फिर ये 5, 10, 15, 20, 25 की सीरीज बन जाएगी और आप अपना जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम समय में ठीक कर पाएंगे। उल्टा आपको ये मैंने ट्रिक बता रखी है, जैसे ए जेड है तो हम आज तक याद कर लेंगे, बॉय याद कर लेंगे, क्रैक्स याद कर लेंगे, दूध वाला, लव, उफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेट क्वीन, पीके मूवी, लव, मून। ठीक है, तो ये उल्टे हो जाएंगे। ये हमारी लेटर सीरीज हो गई। अब देखते हैं समय व दूरी, इनके कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे दूरी, जो स्पीड है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा चाल, या जिसको हम गति भी कह सकते हैं, चाल गुणा समय। चाल हम कैसे निकालेंगे, दूरी अपॉन समय। समय कैसे, दूरी अपॉन चाल। ठीक है। और इसी प्रकार यदि हमारे पास टाइम सेकंड में है तो हमें डिस्टेंस किस में लाना पड़ेगा, मीटर में। और स्पीड मीटर पर सेकंड में करना होगा। यदि टाइम घंटे में है, आवर में है, तो हमें डिस्टेंस किलोमीटर में करना पड़ेगा और स्पीड किलोमीटर पर आवर में करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारे पास किलोमीटर दे रखा है और हमें मीटर पर सेकंड बनाना है, तो हम 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमें 1 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। धारा में नाव की एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 2 × x × y/x+y। ये मान लिए जाते वक्त 6 किलोमीटर पर आवर है और आते वक्त 12 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे, फिर जो आएगा वो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी। उसके बाद कैलेंडर को बहुत अच्छे से समझेंगे कि नॉर्मली साल को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। ठीक है, 11 साल लगते हैं। और 11 जोड़ने पर लीप यदि बन जाती है तो वह 6 साल में रिपीट होगी। ठीक है, आप किसी साल में 11 जोड़ लेते हैं और फिर वो लीप ईयर बन जाती है, तो वो जो साल है वो 6 साल में रिपीट होगी। जबकि जो लीप ईयर है वो तो 28 जोड़ने पर रिपीट होती है। ये आगे लिख रखा है, लीप ईयर में 28 जोड़ने पर रिपीट होगी, जैसे ये लीप ईयर है इसमें 28 जोड़ेंगे तब रिपीट होगी। अब आता है लीप ईयर के ठीक बाद वाली साल 6 साल बाद रिपीट होगी। लीप ईयर के जस्ट जैसे 2025 है, ठीक है, यह जो साल है ये 6 साल बाद रिपीट होगी, जो ये वाली है। इसमें यदि हम एक जोड़ देंगे, सॉरी 11 जोड़ देंगे, तो ये वही हो जाएगी लीप ईयर। हर एक साल से अगले साल के उसी दिन में एक दिन आगे बढ़ेंगे तथा लीप ईयर आने पर 2 दिन आगे बढ़ेंगे। 29 फरवरी के बाद और पहले का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए 2005 में जनवरी की 15 तारीख को सोमवार था, तो 2006 में मंगलवार होगा, 7 में बुधवार और 8 में बृहस्पतिवार, क्योंकि जनवरी है ना, जबकि ये लीप ईयर है,
लीप ईयर है तो फरवरी बाद में आएगा ना, जनवरी पहले है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और 2009 में फिर हम आगे 2 बढ़ जाएंगे, शनिवार हो जाएगा। बस ऐसे ही हो गया। अब देखते हैं n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई 2n+1/6। मान लीजिए n जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 10 हैं, तो उनका हमें योग निकालना है, तो 10 इंटू 10+1 मल्टीप्लाई 2 × 10+1/6। इसको सोल्व कर लेंगे, उत्तर ये आ जाएगा। फिर है n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का योग। ये तो था स्क्वायर का, ये क्यूब का योग। बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर n इंटू n+1/2 और n की पावर 2। मान लीजिए n 10 है, तो 10 इंटू 10+1/2 और बड़ा वो ब्रैकेट इनकी स्क्वायर। सोल्व करेंगे 30-25 आ जाएगा। फिर आता है n विषम संख्याओं का योग। यदि n विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 हो गई, उनका योग जितनी वो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, योग निकल के आ जाएगा। मान लीजिए 20, शुरू की 20 निकालनी है हमें, तो शुरू की 20 विषम संख्याओं का योग 400 होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग यदि हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस वन। ये ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है ना, n इंटू एन प्लस वन। क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 20+1 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 21 420। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं धारा और नाव। यदि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए 4 है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है 2 है। धारा के साथ, इसको मत देखिए आप, केवल फॉर्मूले को देखिए। धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी 6। और यदि विपरीत दिशा में चल रही है, धारा इधर से चल रही है, नाव इधर से चल रही है, तो वो माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई। ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था। जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब वही एवरेज स्पीड पहले भी बता दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई अपॉन इनका जो जोड़ है वो आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, 8 + 10 18। वेन आरेख में हम देखते हैं कि भाई ये डायग्राम बने होते हैं, हर इनको हमें समझना होता है। संबंध में दादा पोती चाचा भतीजा, इस तरीके से। अनुपात में ये वाले होते हैं 5 एकम 5 5 5 25। अब आता है सूचनाओं का विवेचन, जिसको आप बोलते हैं डाटा इंटरप्रेशन। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। एक क्या, इससे तो 5 क्वेश्चन बनते हैं, फिर हमारे टोटली 10 नंबर का आता है, और इजी होता है, बहुत इजी होता है। ये जो पूरा होता है ये हमारा 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है भाई, एक पुस्तक है, उस पर 40% रुपए कागज पर खर्च किए गए, 30% रॉयल्टी पर, 5% मुद्रण पर और 25% जिल्दबंदी पर। पुस्तक पर कुल खर्च मान लीजिए 5,000 रुपए है। अब हमें कागज का खर्च निकालना है, तो क्या कर देंगे, जो कुल खर्च है उसका 40% निकाल लेंगे, तो ये 2,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मुद्रण पर निकालना है, तो ये 5% है, इसका निकाल लेंगे, 250 रुपये आ जाएगा। मुद्रण से रॉयल्टी का कितना अधिक खर्च हुआ, तो ये -25 आएगा, 30 में से हो गए तो 5, 25 का निकाल लेंगे, 1,250 रुपये आएगा। इस प्रकार से ये हमारा सातवीं जो यूनिट है वो आएगी। तो 5वीं और 7वीं दोनों यूनिट मैंने करवा दी हैं। अब मैं आपको करवाऊंगी 6th यूनिट, ये वाली युक्ति संगत तर्क। तर्क के दो रूप होते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। निगमनात्मक तर्क पर अधिक बल दिया जाता है। न्याय संगतता पर आधारित प्रश्नों में कम से कम 2 वाक्य दिए होते हैं, जिनके बाद निष्कर्ष दिया जाता है कि कथन ए है और भी कारण आर है। क्या कथन ए और आर दोनों सही हैं, या ए सही आर, या फिर आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। निगमनात्मक तर्क को अंतरानुमान निष्कर्ष और मध्याश्रित निष्कर्ष में विभाजित कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है। अनंतरानुमान में निष्कर्ष एकल कथन से मिल जाता है, एवं मध्याश्रित निष्कर्ष में 2 कथनों से निष्कर्ष निकल जाता है। ठीक है, क्या होता है, अनंतरानुमान में निष्कर्ष केवल एक कथन से मिल जाता है, जबकि मध्याश्रित निष्कर्ष में हमें 2 कथनों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये न्याय संगतता क्या होती है, इसके प्रकार देख लेते हैं। निरपेक्ष, परिकल्पित, असंयुक्त, संबंध परक। यह जरूरी नहीं है वास्तविक को, यह जरूरी नहीं है वास्तविक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एग्जामिनर अपना जो क्वेश्चन बनाता है वो अपनी कल्पना के आधार पर भी बना सकता है। ठीक है,
अब ये कह दे कि भाई सभी मनुष्य शेर है, परंतु वो है तो नहीं, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से मानना पड़ेगा कि सभी मनुष्य शेर हैं। ठीक है, तो वही बात है। उसके बाद है न्याय संगतता की शब्दावली। आधार कथन, तार्किक कथन या प्रस्तावित प्रस्तावना उसको कहा जाता है। पद, उद्देश्य व विधेय होते हैं भाई, जिसके बारे में कहा जा रहा है, और विधेय क्या कहा जा रहा है। मध्य पद, यह आवश्यक है दोनों कथनों में, एक एक तीन कथनों में दो मध्य पद होंगे। जैसे विद्यार्थी, मान लीजिए दो कथन दे रखे हैं, तो दोनों में से एक तीन कथनों में से दो मध्य पद होंगे। मतलब तीन कथन है तो उनमें से दो जो पद है उनको जोड़ने वाले हैं। ठीक है। तर्क वाक्य तथा निष्कर्ष के मुख्य घटक है परिमाणक और संयोजक। मात्रा को निश्चित करते हैं सभी, कोई, कुछ। संयोजक में तर्क वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे होना, क्रिया, हूं, नहीं है इत्यादि। तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण, सरल वाक्य, यौगिक वाक्य। सरल भाई जो एक निर्णय देते हैं, जैसे राम बुद्धिमान है, राम स्कूल जाता है। यौगिक वाक्य जो एक से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, कि राम बुद्धिमान व सुंदर भी है। गुण की दृष्टि से तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक या भावात्मक, तथा दूसरा होता है नकारात्मक या निषेधात्मक। सकारात्मक में राम बुद्धिमान का भाव है, राम में बुद्धिमान का भाव है। नकारात्मक राम सुंदर नहीं है, यहाँ नहीं आ गया या है। तथ्यों के आधार पर तर्क वाक्य के प्रकार होते हैं सर्वव्यापी, सकारात्मक, पूर्ण समावेश। ए सभी छात्र नेता हैं। ये ए, ई और आई, ओ को जरूर समझ लें, ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें बाकी तो इतना है नहीं। सर्वव्यापी नकारात्मक, ई से कि कोई आदमी नेता नहीं है दर्शाया जाता है। अंशव्यापी कि कुछ आदमी नेता है, और ओ कुछ आदमी नेता नहीं है। इसका मतलब कुछ आदमी नेता है तो कुछ नहीं है। तो आई और ओ का संबंध होता है, और ए और ई का संबंध होता है। यहाँ पर सकारात्मक, यहाँ पर नकारात्मक, यहाँ पर आंशिक, यहाँ पर भी आंशिक। आंशिक नकारात्मक, आंशिक सकारात्मक। यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से सकारात्मक, यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से नकारात्मक। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए ई के होगा और आई ओ के होगा। तो इसी के साथ ही हमारी 10 की 10 यूनिट मैंने आपको करवा दी है। बाकी अच्छे से डिटेल से करवा दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाए कि भाई इन तीनों यूनिट्स को एक बार बोर्ड पर सोल्व करवा दीजिए, तो मैं वो भी करवा दूंगी, क्योंकि बाकी तो मैंने करवा रखी हैं। 9वीं 10वीं यूनिट नहीं करवाई है, 2 यूनिट वो करवानी है और 3 ये 5 यूनिट मुझे बोर्ड पर करवानी है। 2 तो मैं करवाऊंगी 9वीं और 10वीं यूनिट तो मैं करवाऊंगी। अगर आप कहोगे कि जी ये तीनों यूनिट भी एक बार दोहरा दीजिए बोर्ड पर, तो मैं वो भी करवा दूंगी। ठीक है, इसी के साथ ही भाई इस वीडियो को मैं ही खत्म करती हूँ, और आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।